हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, पीजेंट, ज़मींदार एंड द स्टेट, एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है इनरोड्स इनटू फॉरेस्ट। तो इसमें हमें बताया हुआ है कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो थी वो फॉरेस्ट को एंटर कर चुकी थी डिफरेंट वेज में। फॉर एग्जांपल जैसे स्टेट है, उसे क्या चाहिए, उसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए और आर्मी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है एलिफेंट। तो एक तरीके से क्या चाहिए, मुगल एम्पायर को हाथी चाहिए होते थे। तो जो फॉरेस्ट के लोग होते थे उनसे पेशकश ली जाती थी, उन लोगों को एक तरीके से टैक्स के तौर पे राजा को कुछ देना पड़ता था। तो अक्सर वो क्या करते थे, क्योंकि वो जंगल में रहते थे तो हाथी उन्हें ईजिली मिल जाते थे, तो वो एलिफेंट ही पेशकश के रूप में राजा को दिया करते थे। तो राजा के पास क्या हमेशा एक चेन रहती थी सप्लाई की एलिफेंट्स की, क्योंकि फॉरेस्ट पीपल से तो उनको एलिफेंट्स मिलने ही हैं। अब मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में क्या दिखाया हुआ है, हंट को सिंबलाइज किया गया है। कैसे सिंबलाइज करके दिखाया है, हंटिंग को ऐसे सिंबलाइज किया हुआ है कि ये तो इसके ज़रिए, हंटिंग के ज़रिए राजा क्या है, अपने प्रजा के बारे में जानता है, रिच और पुअर के बारे में जानता है। अब देखो राजा हंटिंग कर रहा है तो राजा दूर दूर तक जाएगा, दूर दूर तक जगह को घूमेगा, जंगलों को घूमेगा, फिर हंटिंग करेगा। तो ये तरीके से दिखाया जा रहा है कि जो राजा है, जो एम्पायर है, वो पर्सनली क्या कर रहा है, लोगों के ग्रीवियंसेस जो हैं उनको अटेंड कर रहा है, हमारी जो टेरिटरी है उनको जान रहा है। और ये जो हंट है ना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस पर जो ये आर्टिस्ट वगैरह होते थे, ये पहले के टाइम पे पेंटिंग भी करते थे और ऐसी पेंटिंग करते थे कि कहीं ना कहीं उसमें एक सिंबल दिखाना चाहते थे कि राजा क्या है, सोशल हार्मनी इंश्योर करना चाह रहा है थ्रू हंटिंग। हंटिंग के थ्रू ये दिखाने की कई बारी को जो आर्टिस्ट होते थे, कोर्ट आर्टिस्ट, वो भी अपने पेंटिंग में दिखाने की कोशिश किया करते थे। अब क्या होता है, जब से कॉमर्शियल एग्रीकल्चर आता है तो ये जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि हनी, बी वैक्स, गम लैक, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं। और फिर क्या होता है कि ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें से एक प्रोडक्ट होता है गमलक। ये तो एक बहुत ही मेजर आइटम बन जाता है जिसको एक्सपोर्ट किया जाता है। इवन एक्सपोर्ट कहाँ की, इंडिया से बाहर जाकर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। 17वीं सेंचुरी में हाथी जो होते हैं ना, उनको भी खरीद जो होते हैं उनको कैप्चर करते हैं और उनको भी बेचा जाता है। तो ये सारी चीज़ों का क्या होता है, ट्रेड होता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ होती है, कई बारी पैसे देकर भी किया जाता है, कई बारी बार्टर सिस्टम भी होता है कि हम आपको कोई चीज़ दे रहे हैं, उसके बदले में आप हमें कोई चीज़ दो। तो हर तरीके से एक बताया जा रहा है कि ट्रेड हुआ करता था। कुछ ट्राइब्स हुआ करते थे, लोहानीज इन पंजाब, और ये लोग क्या किस चीज़ में माहिर थे, ओवरलैंड ट्रेड में माहिर थे। ये लोग भी एक्सपोर्ट किया करते थे, ओवरलैंड ट्रेड किया करते थे, किसके बीच में, इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। अब कुछ ऐसे और सोशल फैक्टर्स भी आए जिस वजह से फॉरेस्ट डिवेलपर्स की लाइफ में चेंज आया। जैसे कि बिग मैन जो विलेज कम्युनिटी के हुआ करते थे, उनके पास, या ट्राइब्स वाले जो होते थे उनके पास अपना एक हेड हुआ करता था जिसको चीफटेन्स कहते थे। और कई बार ये जो ट्राइबल चीफ्स होते थे ये कई बारी ज़मींदार भी बन जाते थे और कई बारी तो किंग्स भी बन जाया करते थे। और इनकी अपने पास एक आर्मी होती थी। और आर्मी कैसे होगी, अपने ही ग्रुप के लोगों को भरा जाता था या फिर अपने ही फैमिली के लोगों को कहा जाता था कि तुम मुझे सपोर्ट करो, अपने ही फ्रेंड्स को बोला जाता था सपोर्ट करो। आपको एक एग्जांपल देके बताया गया है कि सिंध रीजन में जो ट्राइब थी उसके पास 6000 कैवलरी यानी कि 6000 घुड़सवार और 7000 इन्फेंट्री यानी कि पैदल चलने वाले सैनिक थे। तो इतनी उनकी आर्मी रहती थी। ऐसे ही आपको बताया गया कि असम में जो राजा थे वो थे अहोम किंग्स, और उनके पास अपने पेक्स हुआ करते थे। पेक्स मतलब कि वो लोग जो कि मिलिट्री सर्विस देंगे इन एक्सचेंज ऑफ लैंड। मतलब आप उनको लैंड का टुकड़ा दो और उसके बदले में वो आपको क्या करेंगे, मिलिट्री सर्विसेज देंगे, आपके लिए लड़ेंगे। तो ये लोग हुआ करते थे उनके पास लड़ने के लिए, कि उनके पास आर्मी के रूप में पेक्स हुआ करते थे जो कि मिलिट्री सर्विस रेंडर करते थे। और वाइल्ड एलिफेंट्स को कैप्चर करना, ये तो एक तरीके से क्या डिक्लेयर कर दिया था अहोम किंग्स ने, कि ये तो एक तरीके से रॉयल मोनोपोली है। ये असम के किंग ने जो है डिक्लेयर कर दिया था। अब हमारा मानना है कि ये जो ट्राइबल है जो कि बाद में जाकर किंग्स बन जाया करते थे, ये लोग तो पहले से ये ट्रांजिशन चालू रहा होगा, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि इसका पूरा जो
प्रोसेस था वो फुली डेवलप कब हुआ, 16th सेंचुरी में, क्योंकि हमें एन्स ऑब्जर्वेशन से जो है पता चलता है कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइबल किंगडम्स कितने थे नॉर्थ ईस्ट में, इसके बारे में एन्स ने लिखा हुआ है, एन एडबरी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और उसमें क्या लिखा है कि वॉर जो है वो बहुत ही कॉमन अक्रेंस थी, अक्सर हुआ करते थे। जैसे बताया भी गया है कि कोच किंग्स जो थे, एग्जाम्पल देकर बताया गया है कि जो कोच किंग्स थे उन्होंने बहुत सारे वॉर लड़े, जो रास्ते में आया उन ट्राइब वालों से वॉर लड़े और उन सबको हरा दिया 16th और 17th सेंचुरी में। और भी बहुत सारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर आ रहे थे इस फॉरेस्टेड जोन्स में। और कुछ लोग जो कुछ हिस्टोरियंस हैं वो किसे बताते हैं कि इसका रीज़न कौन थे, तो माना जाता है इसका रीज़न थे सूफी सेंट्स। सूफी सेंट्स यानी कि पीर। इनकी वजह से क्या हो रहा था कि यहाँ पे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आ रहे थे, क्योंकि ये लोग जगह जगह जाते थे, अपने इस्लाम का प्रचार करते थे। और कुछ जगह पर तो हमने देखा कि धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी वो क्या होने लगी, वो इस्लाम को एक्सेप्ट करने लगी, तो न्यू कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी आने लगे थे। अब बात करते हैं हम ज़मींदार की। देखो हमने सब कुछ पढ़ा, लेकिन अगर हमने ज़मींदार के बारे में नहीं पढ़ा तो हमने अच्छे से एग्रेरियन रिलेशन के बारे में ही नहीं पढ़ा, क्योंकि ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोग हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर में पार्ट लेते हुए भी नहीं लेते। मतलब एग्रीकल्चर में कैसे पार्ट नहीं लेते, ये खुद तो जाकर खेत जोते नहीं है, इनके लिए पीजेंट होते हैं, लेकिन वो लैंड इन्हीं की होती है। तो लैंड ज़मींदार की है, उसके पास प्रोड्यूस भी आता है जो उस पर उगता है फसल, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। तो ये होते हैं ज़मींदार। और ये ज़मींदार जो हैं वो लैंडेड प्रोप्राइटर्स होते हैं। लैंड की इनके पास पूरा जो है अधिकार होता है, कंट्रोल होता है, और वो इंजॉय करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस को। उनकी क्यों, क्योंकि उनको सुपीरियर स्टेटस दिया हुआ है रूरल सोसाइटी में, गांव में एक तरीके से उनको सुपीरियर दिखाया गया है। अब सुपीरियर स्टेटस तो है सोसाइटी में, लेकिन किस फैक्टर की वजह से, तो एक फैक्टर तो कास्ट का आ जाता है, और दूसरा फैक्टर क्या है कि वो कुछ सर्विसेज देते थे स्टेट को, या स्टेट के लिए कुछ काम किया करते थे, उसे खिदमत कहते थे। तो कुछ खिदमत किया करते थे स्टेट के लिए, इसीलिए भी उनका सुपीरियर स्टेटस था। अब इन ज़मींदार्स के पास ना अपनी पर्सनल लैंड भी होती थी, जिसे मिल्कियत कहा जाता था, यानी कि प्रॉपर्टी। तो इनके पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अब पर्सनल प्रॉपर्टी है तो बहुत बेसिक सी बात है कि वो प्राइवेट यूज़ के लिए होगी, हर कोई तो उसे यूज़ नहीं कर सकता, ज़मींदार अपने लिए ही उसको यूज़ किया करता होगा। और उस पर काम कराने के लिए वो क्या करता था, कई बारी सर्वाइल लेबर, कुछ लोग जो लेबर जो कि उसके पास गुलाम है उनसे काम कराया करता था, या फिर कई बारी लेबर्स को क्या कर लिया करता था, हायर कर लिया करता था। और इस ज़मीन पर इसका यानी कि ज़मींदार का इस मिल्कियत पे पूरा अधिकार होता था। ऐसा अधिकार कि वो उसे बेच भी सकता है, उसे वसीयत में आगे अपने बच्चों को भी दे सकता है, और उसका मन करे तो उसको गिरवी भी रख सकता है। यानी कि पूरा राइट जो है यहाँ पर ज़मींदार के पास चला जाता था, उसकी अपनी पर्सनल लैंड पर। अब ज़मींदार को और भी पावरफुल माना जाता था, वो इसलिए क्योंकि वो कुछ काम किया करता था स्टेट के लिए। जैसे वो रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था, अब टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करेगा स्टेट के बिहाफ पर, तो एक तरीके से वो सर्विस कर रहा है स्टेट के लिए, और इसके बदले में स्टेट क्या करती थी, उसको कुछ पैसे दिया करती थी। तो ऐसे काम चलता था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था राजा के नाम पर, और राजा खुश होकर क्या करता था, उनको कुछ पैसे दिया करता था कि तुम स्टेट का काम कर रहे हो। और दूसरा ये लोग क्यों इतने इम्पोर्टेंट माने जाते थे, क्योंकि ज़मींदार का पूरा पूरा कंट्रोल होता था मिलिट्री रिसोर्सेज पर, क्योंकि इनके पास भी मिलिट्री वाले कुछ लोग होते थे जो कि मिलिट्री में सर्व कर सकते हैं, तो ऐसे इनका कंट्रोल होता था। दूसरा, बहुत सारे ज़मींदार जो थे जिन उनके पास था फोर्ट्रेसेस, किलचार्ज और आर्म्ड कंटीजेंट होते थे, जिसमें इनके पास घुड़सवार भी है, इन्फेंट्री भी है, गन चलाने वाले लोग भी हैं। तो मतलब कि इनके पास इतनी अच्छी एक आर्मी होती थी जिसमें इनके पास हर टाइप के लोग हुआ करते थे, इसलिए भी इन्हें इम्पॉर्टेंट माना जाता था। तो हमने देखा कि अगर हम विजुअलाइज करके देखें ना कि कैसे सोशल रिलेशंस थे गांव में मुग़ल अम्पायर के टाइम पे, तो एक पिरामिड सा बनता है कुछ एस टाइप का, और इस पिरामिड में हम देखते हैं कि सबसे नैरो एपेक्स पे कौन होगा, सबसे नैरो एपेक्स पर होते ये ज़मींदार्स। अबुल फजल का जो अकाउंट था इन अकबरी, उसमें हमें पता लगता है कि जो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं
वो ही अपना कंट्रोल हर जगह स्टैब्लिश कर लेते हैं गांव में। तो ये क्या दिखा रहा है कि इंटरमीडिएट कास्ट का कैसा रिप्रेजेंटेशन था, और ऐसे ही दिखा रहा है कि लिबरल स्प्रिंकलिंग हो रही थी मुस्लिम ज़मींदार्स की। देखो, कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट को अगर हम देखें ना, तो हमें ये पता चलता है कि अगर ज़मींदारी के पास ज़मींदारी कैसे आ रही है, कॉन्क्वेस्ट के थ्रू। वो कहीं भी जा रहे हैं, देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे तो गरीब है तो उसको हटा देते हैं, ये तो वीक है, और हम स्ट्रांग है, तो क्योंकि वो स्ट्रांग है उसके पास आर्मी भी है, तो जहाँ पे उनको लगता था कि यहाँ पे गरीब है उसको उसकी ज़मीन से हटा दिया और उस ज़मीन को कैप्चर करके ये बोल दिया कि ये ज़मीन तो हमारी है। ऐसा हमें कई बार ही देखने को मिलता था। इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, ज़मींदार अपनी ज़मींदारी को बढ़ाया करते थे। लेकिन अगर स्टेट ही नहीं चाहेगा कि ऐसा काम हो, तो जाकर भी ज़मींदार नहीं कर सकते। यानी कहीं ना कहीं स्टेट की तरफ से भी इनको आदेश होता था कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, स्टेट भी सपोर्ट करता था, तभी ज़मींदार जो है वो ऐसा काम किया करते थे। अब धीरे धीरे हमने क्या देखा कि ज़मींदारी का कंसोलिडेशन होते जा रहा था, जो कि आपको सोर्सेज में देखने को मिलेगा। कॉलेजनाइजेशन हो रहा था। अब सिर्फ ऐसा नहीं था कि अपर कास्ट वाले लोगों के पास ही ज़मींदारी थी, लोअर कास्ट वाले लोग भी ज़मींदार बन रहे थे। कुछ फैक्टर की वजह से, कई बार ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स की वजह से, कभी स्टेट के ऑर्डर की वजह से, कभी खरीद कर, ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से लोअर कास्ट से भी लोग क्या है ज़मींदार बन रहे थे। उनके पास भी ज़मींदारी जो है वो बढ़ती हुई चली जा रही थी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे लैंड खरीदे और बेचे गए थे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो क्लैन बेस्ड या फिर लीनेज बेस्ड ज़मींदारी है वो कंसोलिडेट होती जा रही थी। जैसे आपको बताया कि राजपूत और जाट जो थे, इनको नॉर्दर्न इंडिया में इनकी जो ये कंसोलिडेट करते जा रहे थे अपने कंट्रोल को। इनके पास टेरिटरी थी बहुत सारी। ऐसे ही सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न बंगाल में सदगोप्स के पास पावर आने लगी थी, वो पावरफुल ज़मींदार जो है बनने लगे थे। अब ज़मींदार जो थे उन्होंने ये कॉलोनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड के बारे में सुना, उनको पता चला, तो उन्होंने क्या किया कि कल्टीवेटर्स को लगाना स्टार्ट किया, उनको कैश लोन्स भी देना स्टार्ट किया, खरीदना बेचना शुरू किया। अब जब खरीदा जा रहा है लैंड बेचा जा रहा है, तो पैसों का ज़्यादा यूज़ होगा, तो मोनेटाइजेशन भी क्या हुआ, उसकी भी ग्रोथ होने लगी, उसकी ग्रोथ भी एक तरीके से एक्सिलरेट होने लगी। अब ज़मींदार क्या करते थे कि उनके पास जो भी होता था, जैसे उनके पास अपनी पर्सनल लैंड होती थी मिल्कियत, तो उसमें जो भी उगता था वो उसको बेच दिया करते थे। और साथ ही साथ उनके पास में क्या हमें देखने को मिलता है सोर्सेज से, कि उन्होंने अपना एक मार्केट सा खोल लिया था जहाँ पे वो चीज़ें बेचा करते थे, और वहाँ पर पीजेंट जो होते थे ना वो भी आते थे और वो भी अपना सामान बेच सकते थे। तो इन मार्केट्स को क्या बोला जाता था, हाट बोला जाता था। अब हमें इस बात में कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है और मॉडर्न इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ज़मींदार है इनका रिलेशन जो है पीजेंट्री के साथ रेसिप्रोसिटी, पैटर्नलिज्म, पैट्रोनेज, मतलब कि म्यूचुअल डिपेंडेंस का था। फादर फिगर की तरह मानते थे पीजेंट्री ज़मींदार को, इनसे इनको सुरक्षा मिलती थी, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि ज़मींदार जो थे वो कैसे थे, एक्सप्लॉइटिव क्लास थी, जो कि क्या एक्सप्लॉइट करती थी एक तरीके से वीकर सेक्शन को, पीजेंट्री को। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इनके रिलेशन उतने ख़राब नहीं थे। अब इसका क्या कारण है, देखो इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि भक्ति सेंट्स जो थे ना उस टाइम पे जो भी कास्ट बेस्ड अगर कोई चीज़ हो रही है या कोई अदर टाइप का ऑपरेशन है, वो सबको गलत मानते थे, सबको कंडेम किया करते थे। लेकिन एक बार भी उन्होंने ज़मींदार या मनी लैंडर के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरा रीज़न ये था कि जितने भी अपराइजिंग्स हुए, जितने भी अंपायर के खिलाफ में आवाज़ उठाई ज़मींदार्स ने, उतनी बार ही उनको पीजेंट्री का सपोर्ट मिला। यानी कि अगर वो इतने ही ख़राब होते तो पीजेंट्री उनको सपोर्ट ही नहीं करती, लेकिन पीजेंट्री उनको सपोर्ट कर रही थी। अब बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। देखो, मुग़ल एम्पायर को ज़्यादातर उसका इनकम कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर से ही आता था, लैंड से आता था, टैक्सेस कलेक्ट करके आता था। इसीलिए इन टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए एक अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस होना ज़रूरी था।
और इसी एडमिनिस्ट्रेटिव जो एपरेटस है उसमें क्या इंश्योर किया जाता था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छे से हो और राजा को उसके रेवेन्यू अच्छे से मिले हर एरिया से। तो इस एपरेटस में दो चीज़ें इंक्लूडेड थी, एक तो होता था दफ्तर दीवान का, और ये दीवान कौन होता था, ये दीवान एक तरीके से हेड होता था, रिस्पॉन्सिबल होता था इस फिक्सल सिस्टम को सुपरवाइज करने के लिए। तो रेवेन्यू ऑफिशियल्स, रिकॉर्ड कीपर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट बन गए थे एक तरीके से सोसाइटी में, क्योंकि यही इंश्योर करते थे कि एग्रीकल्चर हो और राजा को टैक्सेस मिले। अब मुगल स्टेट में क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी ये एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ी हुई, जो आपको सोर्सेज में भी देखने को मिलती है कि डायरेक्ट टैक्स नहीं लिए जाते थे। क्या उन्होंने कुछ लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट्स की थी, जैसे सबसे पहले वो एसेस करेंगे कि इस एरिया से हमको कितना टैक्स लेना है, और दूसरा बाद में जाकर वो क्या करते थे, एक्चुअल कलेक्शन करते थे कि हाँ हमको इतना मिला। तो जितना उन्होंने एसेस किया उसको जमा बोला जाता है, और जितना उन्होंने कलेक्ट किया एक्चुअल जितना उनको मिला उसे हासिल बोला जाता है। ये कई बारी एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हासिल क्या और जमा क्या। जितना हमको लेना है उसको जमा कहते हैं, जितना हमको मिला उसे हासिल कहते हैं। अब जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे उनको अमिल गुजार या रिवेन्यू कलेक्टर भी बोला जाता था। और अकबर ने एक आपको एग्जांपल दिया है कि बताया हुआ था कि अपने लोगों को, रिवेन्यू कलेक्टर को बोला था कि अगर तुम कभी भी टैक्स लेने जा रहे हो, कभी भी पेमेंट लेने जा रहे हो, तो वो हमेशा कोशिश करो एक तरीके से सामने वाले पे दबाव बनाओ कि वो कैश में ही दे, लेकिन तुम कैश की जगह काइंड में भी ले सकते हो, उसका दरवाज़ा भी खुला रखना। पेमेंट इन काइंड भी चलेगा, लेकिन एक तरीके से तुमको ये इंश्योर करना है कि मोस्टली केसेस में पेमेंट इन कैश ही हो। वैसे जब रेवेन्यू फिक्स किया जाता था तो राजा क्या करता था या स्टेट क्या करती थी, अपने क्लेम्स को मैक्सिमाइज करना चाहती थी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लेना चाहती थी। और ऐसा करने के लिए क्या होता था कि राजा कई बारी ये अपने यहाँ पे सर्वे कराया करते थे, मेज़र कराया करते थे कि कितना उनके पास कल्टीवेटेड लैंड है, कितने पर उनके यहाँ पे खेती हो रही है और कितने पर हो सकती है। जैसे एन में आपको इन्हीं लैंड्स का अकबर के टाइम पे जो है वो सारा एकदम सम करके बताया हुआ है कि कितनी लैंड्स पर खेती हो रही थी, कितने पर हो सकती थी। और ऐसा बहुत सारे एम्परर्स ने ऐसा क्या किया, स्टेप लिया। जैसे आपको बताया 1665 में औरंगजेब ने भी ऐसा एक स्टेप उठाया था, जहाँ पे उसने रेवेन्यू ऑफिशियल से कहा था कि मुझे एनुअल रिकॉर्ड्स चाहिए कि मेरे गाँव में कितने एनुअल मतलब कितने जो है कल्टीवेटर्स हैं, हर साल कितने कल्टीवेटर्स रहते हैं। लेकिन अच्छे से हर एरिया मेज़र हो पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारा एरिया जो है वो फॉरेस्ट का था और वो सारे एरिया जो है वो अनमेजर्ड ही रह गए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल अभ्यास, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश का फ्री कंटेंट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।